कैसे आप लोग। तो आज का वीडियो हम लोग ओम्स लॉ से शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन बताता है। तो ओम्स लॉ वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता है। तो ओम्स लॉ को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ओम्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में भी हम लोग को बात करना है। तो ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं। करंट फ्लो इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो ओम्स लॉ क्या हम लोग को बता रहा है कि वोल्टेज और करंट में डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या आप लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। हम लोगों ने यहाँ पे ओम्स लॉ का डिफिनीशन लिख लिया है। तो इस डिफिनीशन से हमें क्या पता चल रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज का डिफरेंस ज़्यादा होगा कंडक्टर के क्रॉस तो करंट भी ज़्यादा होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जब भी आप पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा लगाओगे तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। और करंट का फ्लो कब ज़्यादा होगा, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा अप्लाई करोगे। तो ये दोनों वाइस वर्सा सही है। अब है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है उसको हम लोग को इक्वल टू के रिलेशन में लेके आना है। तो जब भी हम लोग इक्वल टू का साइन लेके आते हैं तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट का वैल्यू यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कांस्टेंट के टर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू I और कांस्टेंट क्या हो जाएगा R। तो ये आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ को हम लोग ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं। तो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, V और I के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो बनाना बहुत ही आसान है। वोल्टेज और करंट के बारे में हम लोग को क्या है वहाँ पे रिलेशन शो करना है। तो हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो एक तरफ आप वोल्टेज रख सकते हैं, एक तरफ आप करंट रख सकते हैं। तो मैं इधर वोल्टेज ले रहा हूँ और इधर मैं करंट ले रहा हूँ। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, या करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये दोनों का जो रिलेशन होता है वो लीनियर रिलेशन होता है। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वोल्टेज यहीं पे लें, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वोल्टेज हम लोग कैची में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, और करंट कैची में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ हो गया। अब हमें बात करना है ओम्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में कि ओम्स लॉ का कहाँ कहाँ लिमिटेशन है, ओम्स लॉ कहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बाद में जाके पता चला कि टेम्परेचर आप अगर कंडक्टर का चेंज करते हो तो करंट में थोड़ा सा चेंजेज आता है, अगर आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तब भी। तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया ओम्स लॉ का कि ओम्स लॉ चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करता है। तो पहला लिमिटेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं इसका, ओम्स लॉ का लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो पहला लिमिटेशन क्या होगा, ओम्स लॉ डज नॉट टॉक अबाउट चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये पहला लिमिटेशन था ओम्स लॉ का कि जब कंडक्टर में टेम्परेचर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो करंट में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाएगा, करंट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा घट जाएगा, डिपेंड करता है कि करंट किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से पास कर रहा है। तो ये पहला लिमिटेशन था ओम्स लॉ का। दूसरा लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ का, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जहाँ पे ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता है, ओम्स लॉ वहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एक कंपोनेंट होता है डायोड, डायोड के बारे में आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो दूसरा लिमिटेशन हम लोग लिखते हैं ओम्स लॉ इज नॉट applicable for all types of electronic component। जो सेकेंड लिमिटेशन है ओम्स लॉ का उसका एग्जांपल क्या होगा, तो उसका एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप लिख सकते हैं डायोड, अब हम लोग को देखना है कि ओम्स लॉ कैसे हम लोग को अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ लिख रहे हैं। तो ओम्स लॉ हम लोग पढ़े अभी क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट इनटू
रेसिस्टेंस। भी यहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल के डिफरेंस को। या आप बोल सकते हैं वोल्टेज को। करंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। और आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टेंस को। तो ओम्स लॉ में भी, आई और आर है, तो भी रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज़ के अक्रॉस, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या कोई सर्किट के अक्रॉस। करंट पूरे सर्किट का आप ले सकते हैं या किसी खास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का ले सकते हैं। उसी तरीके से रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का ले सकते हैं या किसी खास कंपोनेंट का आप ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और उस पर हम लोग विचार करेंगे कि ओम्स लॉ कैसे अप्लीकेबल होगा। तो हम लोग एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक बल्ब है, एक स्विच है, एक बैटरी है। रेसिस्टेंस है, स्विच, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे बैटरी है और ये बल्ब है। तो ओम्स लॉ आप किसी सिंगल कंपोनेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये रेसिस्टेंस है, तो इस रेसिस्टेंस पे अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई कीजिएगा तो ओम्स लॉ इस रेसिस्टेंस में किस चीज़ के रिलेशन को बताएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है या इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इस रेसिस्टेंस में कितना करंट का फ्लो हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे हम लोग अप्लाई किए हुए हैं, जहाँ पे बैटरी लगाए हुए हैं, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करती है और उस करंट को हम लोग दिखाते हैं आई। तो स्विच यहाँ पे क्लोज्ड है, करंट आगे की तरफ मूव करेगी, यहाँ जाएगी और इस रेसिस्टेंस से भी करंट आई मूव करेगी, फिर इस बल्ब से होते हुए करंट वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं रेसिस्टेंस पे, तो वहाँ पे अगर रेसिस्टेंस के किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको आइडिया रहेगा भी, आई और आर में से, तो आप तीसरे फिजिकल क्वांटिटी को वहाँ पे आप निकाल सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर हम रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी है, आई है, आर है। एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेसिस्टेंस के अक्रॉस, करंट फ्लो हो रहा है रेसिस्टेंस में और रेसिस्टेंस का एक वैल्यू होगा। तो अगर इस तीनों फिजिकल क्वांटिटी में से अगर दो आपको पहले से दिया हुआ है या कैसे भी करके आप पता लगा लेते हो, तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी आप पता कर सकते हो। तो ओम्स लॉ अप्लाई करने का पहला तरीका ये है कि जो आपका सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसमें किसी खास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे ओम्स लॉ अप्लाई किया जाए। या आपका सेकेंड मेथड क्या हो सकता है कि ओम्स लॉ पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे एक ही बार अप्लाई करें। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये पहला केस है जब ओम्स लॉ आप किसी खास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑन होल सर्किट, पूरे सर्किट पे एक बार में हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर से ओम्स लॉ आपको वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बारे में रिलेशन बताएगा। तो उस केस में आप जो वोल्टेज का बात करते हैं, तो वोल्टेज पूरे सर्किट का लेते हैं, पूरे सर्किट में हम लोग कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे पूरे सर्किट में हम लोग भी वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, जो बैटरी आप यहाँ पे जोड़िएगा, उतना ही वोल्टेज हर जगह होगा सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के आजू बाजू वोल्टेज अलग हो सकता है, जो बैटरी से आप अप्लाई करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर में। तो यहाँ पे जब आप होल सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो जो भी बात करते हैं वो पूरे सर्किट का हम लोग बात करते हैं। उसी तरीके से जो करंट बात करते हैं वो पूरे सर्किट का करंट होता है। यहाँ पे इस करंट का मतलब है जो आप लोग का बैटरी है उससे कितना करंट जनरेट हो रहा है। लेकिन जब आप ओम्स लॉ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे अप्लाई करते हैं, तो बस हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के करंट से ही मतलब होता है। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं
कि बैटरी से जो करंट निकलता है ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से उतना ही करंट पास करे। ठीक है, एक सिंपल सर्किट के लिए ऐसा हो सकता है कि बैटरी से जितना करंट जनरेट हो रहा है उतना ही रेसिस्टेंस से भी पास करे, लेकिन जब मैं 2-4 रेसिस्टेंस को ऐड कर दूंगा, कम्बिनेशन को चेंज कर दूंगा, तो बैटरी से कुछ और करंट निकलेगा और रेसिस्टेंस में करंट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, बढ़ सकता है। तो जब भी हम लोग पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो पूरे सर्किट का जो आप वोल्टेज अप्लाई किए रहते हैं वो लेना पड़ता है, पूरे सर्किट का जो करंट है वो लेना पड़ता है, और आर। तो यहाँ पे हम लोग आर को क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका मतलब क्या होता है, तो जब आप किसी खास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द पार्टिकुलर कंपोनेंट, लेकिन पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस के बात करते हैं हम लोग एक बार में। जैसे यहाँ पे स्विच में कुछ रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस खुद ही है तो इसमें इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू है, बल्ब में कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो जब सारे रेसिस्टेंस को हम इकट्ठा कर लेते हैं सर्किट का तो उसका जो फाइनल वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए, क्या मेंशन किए, ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करना है। तो ओम्स लॉ आप जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, या ओम्स लॉ आप पूरे होल सर्किट पे एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हम लोग को किस प्रकार से देखना है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेसिस्टेंस। जब हम लोग बैटरी देख रहे थे तो एक बात मैं बताना आप लोग को भूल गया कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर है या दोनों एक ही चीज़ है। तो जैसे हम कल देखे थे हम लोग पिछले स्लाइड्स में, इस बैटरी पे लिखा हुआ है 1.2 वोल्ट, तो 1.2 वोल्ट पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जनरल भाषा में जब हम लोग बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, 1.2 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रिंटेड है उसका मतलब होता है बैटरी के इस दोनों एंड के बीच में 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे होगा +1.2। तो बैटरी के दो एंड के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा आउटर सर्किट से, जहाँ पे भी इस बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता करने का आवश्यकता नहीं है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम लोग 12th क्लास में इसका चर्चा करते हैं तो इसको और अंदर तक डेप्थ तक पढ़ाई करते हैं, तो तत्काल 10th क्लास के लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आप ज़्यादा टेंशन लेके नहीं देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में हम लोग को पढ़ना है कि 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस जब होगा तो उसको आप एक दूसरे में कैसे कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे 2 टाइप का हम लोग कनेक्शन पढ़ते हैं, एक सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। या हो सकता है जब आप सर्किट बनाओ तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन एक साथ आ जाए। तो हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। तो पहला कनेक्शन हम लोग लेते हैं सीरीज कनेक्शन। तो चूंकि हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग 2 रेसिस्टेंस से शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम लोग समझते जाएंगे तो हम लोग अपना रेसिस्टेंस का वैल्यू या रेसिस्टेंस के नंबर्स बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 रेसिस्टेंस बना ले रहा हूँ। और हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो रेसिस्टेंस को हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं। तो मैं इसे रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये एक 1 ओम का रेसिस्टर है और ये एक 2 ओम का रेसिस्टर है। जब हम लोग वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो उस समय हम बोलते हैं क्या है, 1 ओम का रेसिस्टर है। ये बोलना गलत हो जाएगा, उस समय आपको क्या बोलना पड़ेगा, 1 ओम का रेसिस्टेंस है। रेसिस्टर एक मटेरियल होता है। जैसे अगर मैं इसको आपके हाथ में दे दूँ, बोलूँ क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा उस समय ये रेसिस्टर है, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में थोड़ा सा ही का डिफरेंस है। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टर में क्या अंतर है, जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम रेसिस्टर है, और जब हम उसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस।
तो जब आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो उस समय आप क्या बोलोगे, आपको रेसिस्टेंस चाहिए या रेसिस्टर चाहिए। चूँकि आप मटेरियल खरीदने जा रहे हो तो आप उसको बोलोगे मुझे रेसिस्टर चाहिए, जो भी वैल्यू की आपको रेसिस्टर चाहिए वो वैल्यू आपको बताना पड़ेगा, और उसके जो प्रॉपर्टी है उसको आप क्या बोलते हो, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो मटेरियल है या जो कंपोनेंट है, तो आप इसको क्या बोलोगे, रेसिस्टर। और इसमें जो प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के डिफिनीशन में भी हम लोग देखे थे कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, और जिस कंपोनेंट में वो प्रॉपर्टी है उस कंपोनेंट का नाम होगा रेसिस्टर। तो ये बहुत बारीक सा डिफरेंस था, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो मान के चलते हैं कि जितना भी रेसिस्टर होता है उसका दो हैंड होता है, दो हाथ होता है या दो इंड होता है। तो यहाँ पे दोनों रेसिस्टर के पास दो दो इंड है, एक इंड ये है, एक इंड ये है इस रेसिस्टर का, और इस रेसिस्टर में भी एक इंड ये है और दूसरा इंड ये है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है सीरीज कॉम्बिनेशन करना। अगर दो रेसिस्टर का एक एक इंड आपस में कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन दोनों इंड कनेक्ट करते समय जब आप दोनों का एक एक इंड कनेक्ट करोगे, जैसे मैं ये दोनों का एक एक इंड कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कौन से कनेक्शन में आ गया, सीरीज कनेक्शन में आ गया। तो जब भी आप एक रेसिस्टर और दूसरे रेसिस्टर को एक इंड से कनेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन उस समय आपको ध्यान में रखना होगा एक बात कि जो कनेक्शन आप किए हो वहाँ से कोई तीसरा कनेक्शन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ से तीसरा कनेक्शन अगर कोई स्टार्ट हो जाएगा तो हो सके कि आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ना रख के कुछ और चेंज हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का एक हैंड दूसरे रेसिस्टेंस के दूसरे हैंड से कनेक्टेड होता है, और ये जो अलग अलग एक हैंड बच गया है, एक इंड जो बचा हुआ है उसका कनेक्शन कहीं और से होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने तीन रेसिस्टेंस को लिया है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं मुझे चेक करना है। तो इसके पास दो इंड है, एक इंड ये है, एक इंड ये है। फिर इसके पास भी दो इंड है, एक इंड ये, एक इंड ये। इसके पास भी दो इंड है, एक इंड ये, एक इंड ये। तो इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो इस दोनों का एक एक इंड कनेक्टेड है या दोनों इंड आपस में कनेक्टेड है। तो हम देख रहे हैं इसका एक इंड इसके एक इंड से कनेक्टेड है, तो ठीक है, ये इसके साथ किस चीज़ में है, सीरीज में है। अब इस दोनों को चेक करते हैं, इसका एक इंड और इसका एक इंड आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है। और जहाँ पे आप कनेक्शन कर रहे हैं क्या वहाँ पे तीसरा कनेक्शन है, तो हम देख रहे हैं इस दोनों रेसिस्टेंस के बीच में वन इंड कनेक्टेड है और यहाँ पे तीसरा कनेक्शन कोई बीच से पास नहीं हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं कि पहला रेसिस्टेंस और दूसरा रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उसी तरीके से दूसरा रेसिस्टेंस और तीसरा रेसिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और दोनों का वन इंड जहाँ पे कनेक्ट हुआ है वहाँ पे तीसरा कनेक्शन बीच से कोई भी कनेक्शन पास नहीं कर रहा है। तो ये भी इसके साथ किस चीज़ में, सीरीज में है। तो हम इकट्ठे बोल सकते हैं, अगर पहला रेसिस्टेंस दूसरे के साथ सीरीज में है, दूसरा अगर तीसरे के साथ सीरीज में है, तो पहला दूसरा और तीसरा आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखते समय हमें किन बात का ख्याल रखना है कि जितने भी रेसिस्टेंस होंगे उनका एक हैंड दूसरे रेसिस्टेंस के दूसरे हैंड से कनेक्टेड होना चाहिए, और बीच में कोई भी कनेक्शन पास नहीं करना चाहिए, बीच में कोई भी कनेक्शन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कनेक्शन रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसका हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे जोड़ते हैं ये भी देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है। तो पहला एग्जांपल है, इसमें हमने एक 6 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया है और 2 रेसिस्टेंस है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा 2 रेसिस्टेंस है तो क्या वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है। तो जो 1 ओम का रेसिस्टेंस है उसका 2 इंड, 2 हैंड, 2 हाथ कौन कौन सा है, एक ये इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। और जो 3 ओम का है उसका 2 इंड किधर की तरफ है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो 1 ओम और 3 ओम का एक इंड आपस में कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है। जो 1 ओम का है और जो 3 ओम का है उसका एक इंड आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है, और जहाँ पे कनेक्शन है वहाँ पे कोई तीसरा कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है बीच से, नहीं, तीसरा कनेक्शन बीच से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 ओम और 3 ओम आपस में क्या है, कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन में है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो दोनों को हम लोग सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो 4 ओम कौन सा वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अभी हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस को आप इकट्ठा कर लेते हो और एक ही बार में उसका वैल्यू बताते हो तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 के नोट है, 20 के नोट है, 50 के नोट है, तो मैं आपको बारी बारी से भी पूछ सकता हूँ 10 के कितने नोट्स है, 20 के कितने नोट्स है, या जब आप इकट्ठा एक बार में आप बताते हो तो बोलेंगे इक्विवेलेंट वैल्यू आप बता रहे हो। तो पार्टिकुलर कंपोनेंट का रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर होगा तो उसको बोलेंगे 1 ओम है। सर्किट में एक ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, एक 3 ओम का लगा हुआ है, लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, तो चूंकि दोनों सीरीज में है तो दोनों को आप सीधे सीधे ऐड कर लोगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो हम लोग उसको सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। जो इसका फॉर्मूला है वो हम लोग डिराइव करेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं ये सीरीज में है कि नहीं है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले सोच सकते हो, फिर यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इसका 2 इंड किधर की तरफ है, एक इंड ये है, एक इंड ये है। इसका 2 इंड किधर की तरफ है, एक इंड ये है और एक इंड ये है। तो क्या दोनों रेसिस्टेंस का एक एक इंड आपस में कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, तो देखिए इसको 4 ओम का ये वाला इंड और 1 ओम का ये वाला इंड आपस में कनेक्टेड है। ये दूसरा इंड आपस में कनेक्टेड नहीं है। 4 ओम का दूसरा जो इंड है वो बैटरी से कनेक्टेड है, उसी प्रकार 1 ओम का भी दूसरा इंड बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये जो इंड है, दोनों का ये इंड है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और जो इधर का इंड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और बीच में और कोई कनेक्शन पास नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पे 4 ओम और 1 ओम क्या चीज़ में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे कितना निकालोगे आप लोग, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 ओम। यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे जो 5 ओम है उसका एक इंड ये है और एक इंड ये है। 10 ओम है उसका एक इंड ये है, एक इंड ये है। तो क्या 5 ओम और 10 ओम का एक एक इंड आपस में कनेक्टेड है कहीं पे, हाँ यहाँ पे कनेक्टेड है और वहाँ से कोई भी कनेक्शन पास नहीं कर रहा है। उसी तरीके से 10 ओम का एक इंड और 1 ओम का एक इंड आपस में कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो 10 ओम और 1 ओम भी आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर रेसिस्टर 1 सीरीज में होता है रेसिस्टर 2 के साथ, 2 सीरीज में होता है 3 के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 आपस में क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे क्या है, 5 ओम 10 ओम और 1 ओम आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे टोटल आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 + 10 + 1 16 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट का है। तो ये तीनों क्वेश्चन से हम लोग देखें कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस को हम लोग इकट्ठा करके जोड़ देते हैं और उसको बोलते हैं कौन सा वैल्यू है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।